हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज इस बात से हम शुरू करेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों हैं। तो प्रश्न उठता है कि प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन था, डीएनए या आरएनए। जो टॉपिक है वो मुख्य टॉपिक है आरएनए। आज हम आरएनए के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन किया जाएगा आज के वीडियो में। प्रश्न उठता है कि आरएनए का महत्व क्या है। अगर हम डीएनए से कंपेयर करें तो आरएनए के बिना डीएनए अधूरा है, कुछ नहीं है। और इसका पता कैसे चला? इसका पता यहां से चलता है। हम इसके पहले चर्चा करते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अर्थात आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत। ध्यान रहे, इस सिद्धांत को फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1968 में। आपने नाम तो सुना होगा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, वाटसन एंड क्रिक। लेकिन वाटसन ने यह सिद्धांत नहीं दिया है, केवल फ्रांसिस क्रिक साहब ने, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्रश्न उठता है कि डोगमा का अर्थ क्या है। डोगमा का अर्थ होता है वह प्रामाणिक सिद्धांत जिसे बिना किसी प्रश्न के स्वीकार किया जाए, यानी कि कोई प्रश्न नहीं, उसे डोगमा कहते हैं। वह सिद्धांत जिसे बिना किसी प्रश्न के एक्सेप्ट करना हो, यानी कि बिल्कुल सत्य ही सत्य है, उसे डोगमा कहते हैं। तो वह सेंट्रल डोगमा उन्होंने फ्रांसिस क्रिक ने क्या दिया? ये दिया कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन बनाने के लिए बीच में मध्यस्थ होता है आरएनए। डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये आई कि बिना आरएनए की प्रोटीन बन नहीं सकती। तो आरएनए महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन डायरेक्ट डीएनए से कभी नहीं बन सकता, नेवर। जब भी बनेगी तो उसको कौन बनाएगा? आरएनए बनाएगा। तो अब इन स्टेप्स को क्या कहा गया? सबसे मुख्य बात यही है, पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो यही है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। इसी को सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा गया। डीएनए से डीएनए बनने को, इन सारे स्टेप्स को मैं अलग अलग वीडियो में एक एक चीज में मैं डिटेल में मैं बताऊंगा। डीएनए से डीएनए बनने को, डीएनए से आरएनए बनने को, आरएनए से प्रोटीन बनने को, सब अलग अलग इनके टर्म्स दिए गए, अलग अलग शब्दावली दी गई। डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। इसे हिंदी में प्रतिकृत कहा जाता है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे लिप्यंतरण या अनुलेखन कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसे अनुवाद या रूपांतरण कहा जाता है। इस बात के पूरे प्रमाण मिले कि आरएनए से डीएनए बनता है, इसलिए प्रथम आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। तो आरएनए से डीएनए के बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उत्क्रम अनुलेखन, उल्टा होना। इसकी खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने की थी। टेमिन एंड बाल्टीमोर ने ट्यूमर वायरस में, सार्कोमा वायरस बोलते हैं, 1974 में ये खोज किया था, जिसमें ट्यूमर वायरस में आरएनए से डीएनए बनता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उत्क्रम अनुलेखन होता है। आज भी शुरुआत में भी यही हुआ था कि आरएनए से डीएनए बना था। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं बना? क्योंकि यह डीएनए की तुलना में
स्टेबल नहीं होता, अस्थाई नहीं होता। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये बनता है, लगातार बनता रहता है, नष्ट होता रहता है। अभी आगे हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आज आरएनए पर ही चर्चा करनी है। तो टेमिन और बाल्टीमोर ने 1974 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी ट्यूमर वायरस में, और इस प्रक्रिया को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहा गया है। टेमिनिज्म भी कहा जाता है, टेमिन के नाम से टेमिनिज्म बना है। ये इस बात का प्रमाण है कि आरएनए से डीएनए आज भी बना, और उस समय भी बना था शुरुआत में। और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे होता है, तो अब यहाँ पे ये बात साबित हो गई कि आरएनए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं आरएनए के डिटेल्स की। कुछ प्लांट वायरसेस में आरएनए में दोनों क्षमता होती है। आरएनए से आरएनए भी बनता है और आरएनए से प्रोटीन भी बनती है। अर्थात आरएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, आरएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है। किनमें? मैक्सिमम प्लांट वायरसेस जो होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, मैक्सिमम प्लांट वायरसेस में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए आनुवंशिक लक्षण पे हम लोग चर्चा कर ही लिए कि कुछ के आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो दो तरह के हो गए। आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड दो तरह का हो गया। एक जेनेटिक आरएनए यानी कि जो आनुवंशिक आरएनए होता है, और एक नॉन जेनेटिक आरएनए जो आनुवंशिक नहीं होता है। तो पहले बात करते हैं जेनेटिक आरएनए की। तो जेनेटिक आरएनए दो तरह के होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का उदाहरण है जैसे मैमेलियन रियो वायरस। ऐसे वायरस जिनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उन सबको रियो वायरस कहा जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जैसे टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तंबाकू में होने वाला एक वायरल डिजीज है जिसमें सबसे पहले खोज दिमित्री इवानोस्की ने इसी पे किया था। टीएमवी की ही खोज हुई थी, जो पहला वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस, इसी की खोज की थी टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ। और साथ ही साथ जो मोस्ट पॉपुलर डिसीज इस समय है वो है कोरोना। कोरोना वायरस है। आपने कोविड भी नाम सुना होगा, कोविड-19। प्रश्न उठता है कि कोरोना और कोविड में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर है। कोरोना एक वायरस फैमिली कह सकते हैं, एक तरह का वायरस है जिसके कारण यह महामारी होती है जिसका नाम कोविड है। कोरोना वायरस है, कोविड-19 महामारी का नाम है। तो इस महामारी का नाम कोविड भी क्यों पड़ा? इसका फुल फॉर्म क्या है? CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिसीज। 19 का मतलब हो गया कि 2019 में इसका पता चला था, इसलिए इसको पड़ गया इसका नाम 19। तो फिर से मैं दोहरा दूं, CO मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D फॉर डिसीज, 19 फॉर 2019 में इसका पता चला। तो कोरोना नामक वायरस से कोविड-19 नामक महामारी होती है। अब इस तरह की बीमारी तीन तरह की होती है। एक होती है एंडेमिक, एक होती है एपिडेमिक और एक होती है पैंडेमिक, जैसे कि कोरोना। अब इसको कैसे जानेंगे? इन तीनों बीमारियों को कैसे अलग अलग जानेंगे? आपके एग्जाम में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एंडेमिक बीमारी वह बीमारी होती है जो किसी खास पॉपुलेशन या किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, इंसेफ्लाइटिस, है ना। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो खास क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो उनको एंडेमिक कहते हैं।
एपिडेमिक बीमारी वह बीमारी होती है जो खास क्षेत्र में नहीं बल्कि बड़े क्षेत्र को कवर करती है। जैसे किसी एक कंट्री को कवर कर रही है, ज़्यादा बड़े क्षेत्र को कवर करती है, ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करती है वह बीमारी, तो उसको एपिडेमिक कहेंगे। ठीक है। पैंडेमिक उसको कहते हैं जब वह बीमारी उस बड़े क्षेत्र से निकलकर एक देश से दूसरे देश में भी संक्रमण पहुंचे या पूरे विश्व को एक साथ संक्रमित करे, जैसे कि आजकल कोरोना के साथ हो रहा है। अब पैंडेमिक बीमारी है, कोरोना कैसी बीमारी है? पैंडेमिक बीमारी है। अगर आपको इसको याद करना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं, इसका जो पी अल्फाबेट है, हम जब किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमको पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट में पी होता है फर्स्ट लेटर, और पैंडेमिक में भी फर्स्ट लेटर क्या होता है? पी होता है। तो पैंडेमिक बीमारी वह होती है जो एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है या फैलती है। तो यहाँ इस बात से आप कोरोना को याद रख सकते हैं। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आरएनए, जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वे 3 हैं। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए, और राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए। तीनों पे हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए बनता कैसे है? देखिए, इसको देख लीजिए। बनते डीएनए से तीनों हैं, लेकिन एमआरएनए कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है और डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। आप बिल्कुल बिना दिमाग पे जोर डाले जो भी उसके 4 न्यूक्लियोटाइड हैं आप उनको लिखते चले जाएं। केवल थायमीन रहेगा, यूरेसिल नहीं रहेगा, बस ध्यान रहे। जैसे ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमीन है, एडेनिन है, फिर साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन, कुछ भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा स्टैंड है इसका सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन होगा, यहाँ थायमीन है तो एडेनिन होगा, यहाँ एडेनिन है तो थायमीन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन है, ग्वानिन है तो साइटोसिन है, एडेनिन है तो थायमीन, जो इसका कम्प्लीमेंट्री बनता है। ध्यान रहे, अगर इसका एक सिरा 3 प्राइम है तो दूसरा सिरा 5 प्राइम होगा, इसका ये सिरा 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा। एंटी पैरेलल होता है। डीएनए स्ट्रक्चर को आप याद करें, पिछले वीडियो मैंने बताया है आपको। अगर ये 3 प्राइम है तो 5 प्राइम होगा। ठीक है। अब इसी डीएनए से ये क्या है? ये डीएनए है, ये डीएनए है। ठीक है। और इसी से मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए बनता है। इसको संदेश वाहक इसलिए कहते हैं कि यह यहाँ से संदेश लेके, न्यूक्लियस से संदेश लेके प्रोटीन का निर्माण करता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन का निर्माण केंद्रक में नहीं होता, कोशिका द्रव्य में होता है। तो ये बनता कैसे है? तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जैसे इसका जो स्टैंड बनेगा, ये साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। बस आप ध्यान दें, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये मैसेंजर आरएनए है, एमआरएनए। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय इस बात के कि जहां पर डीएनए पर थायमीन है, वहीं आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल हो गया है। बाकी सब कुछ वही है जो ये है। इसमें इसको स्ट्रैंड कहा जाता है, स्ट्रैंड को डाउन 3 प्राइम टूवर्ड्स 5 प्राइम को, इसी को स्ट्रैंड कहा जाता है, यानी कि टेम्पलेट कहा जाता है। टेम्पलेट भी कह सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ये सांचा सूत्र होता है, इसी पर मैसेंजर आरएनए बनता है, इस पर नहीं बनता। इसका डिटेल हम और बताएंगे, अभी जब एक एक करके अलग बताएंगे तो बताएंगे। यहाँ सिर्फ ये जान लीजिए कि एमआरएनए बना कैसे। तो बना ये डीएनए से, और कैसे बना आप देखिए कि इससे बिल्कुल समान ये है, केवल एक अंतर है कि जहाँ पर ये थायमीन है वहाँ पर, चूंकि आरएनए में थायमीन होता नहीं, उसके स्थान पर यूरेसिल होता है, तो केवल थायमीन की जगह पर यूरेसिल हो गया। बाकी देखिए सी यहाँ, सी यहाँ, जी यहाँ, जी यहाँ, एडेनिन यहाँ, एडेनिन यहाँ, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, बिल्कुल सिमिलर, देयर आर नो डिफरेंस। एक अंतर और होता है,
यहाँ पर चूंकि आरएनए में राइबोस शुगर होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, तो ये अंतर होता है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक, अब यह 3-3 का सेट होता है, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। ठीक है, इन जो 3 के ये सेट होते हैं इसको कोडॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोडॉन। ये कोडॉन किसी खास अमीनो एसिड को लाने का कोड रखते हैं। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए बनता न्यूक्लियस में है डीएनए से, और उसके बाद बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, और वहां पर प्रोटीन का निर्माण करता है। यह नाम फ्रांसिस जैकब और मोनोड ने 1961 में दिया था, मैसेंजर आरएनए का। कुल आरएनए का यह मात्र 2 से 5% होता है और सबसे ज़्यादा जल्दी नष्ट हो जाता है। ई कोलाई में कुछ मिनट में नष्ट हो जाता है, जबकि हम लोगों में मैसेंजर आरएनए लगभग 4 घंटे में बनता भी है और नष्ट भी हो जाता है। इसलिए लगातार आप सोचें कि प्रत्येक कोशिका में आप वीडियो देख रहे हैं, आपके शरीर में यह बन रहा है। आप इस बात को रियलाइज करें कि प्रत्येक कोशिका में मैसेंजर आरएनए बन रहा है और 4 घंटे की लाइफ होती है इसकी यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो मिनटों की लाइफ होती है इनकी। तो ये सबसे कम मात्रा में होते हैं, 2 से 5% होते हैं कुल आरएनए का। ठीक है, अगले की बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए, या इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। ये 10 से 15% होता है पूरे आरएनए का। सबसे छोटा आरएनए ट्रांसफर आरएनए या सोल्यूबल आरएनए होता है, सबसे छोटा आकार में। क्यों? इसमें 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड होते हैं केवल। और दूसरी बात, रॉबर्ट हॉली ने 1964 में इसका क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बताया था, तो वो क्लोवर लीफ मॉडल था। क्लोवर लीफ मॉडल का मतलब क्या होता है? ये कुछ इस तरह होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ मॉडल, जो 3 पत्तियां कहते हैं हिंदी में, तो इस तरह का होता है। अब जैसे आप डिटेल में ऐसे समझ लें, शार्ट में समझ लें, अभी बता दे रहे हैं कि ट्रांसफर आरएनए में इस सिरे पर अमीनो एसिड होती है, अमीनो एसिड, सिंपल ऐसे प्रतीकात्मक आपको बता दे रहे हैं, और यहाँ पर एंटीकोड होता है। क्या होता है ये? एंटीकोडॉन या एंटीकोड, कुछ भी आप कह लीजिए, ये होता है। तो ये क्या होता है? आप ध्यान रखें कि मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन होता है और ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडॉन होता है, जो इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन होगा, यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन होगा, यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ थायमिन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आरएनए है, तो यहाँ पर यूरेसिल होगा। तो आप ध्यान दें कि ये आके यह पूरा सेट इसी से आके चिपक जाता है, और उसका पर्पस क्या है कि साथ साथ जो अमीनो एसिड्स लगी हैं वो भी आ जाती हैं। बाद में ये हट जाता है और अमीनो एसिड रह जाती है, जो अगले ट्रांसफर आरएनए की अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाती है। इस तरह बहुत सारी अमीनो एसिड मिलती जाती हैं और इसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी कि प्रोटीन बन जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल की बात जब भी आएगी तो आप याद रखिएगा कि बात हो रही है ट्रांसफर आरएनए की या सोल्यूबल आरएनए की। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है। इसके एक सिरे पर अमीनो एसिड लगी होती है और एक सिरे पर एंटीकोडॉन होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर आरएनए में ही एंटीकोडॉन होता है और मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप सब कि मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन होता है और ट्रांसफर आरएनए पर एंटीकोडॉन होता है। दोनों का रोल क्या है? कोडॉन इस पर लगे रहते हैं और एंटीकोडॉन आकर अमीनो एसिड को इसी जगह पर जोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाता है। जैसे इसका ठीक एंटी होता है, एंटी मतलब विपरीत होता है। जैसे यहाँ पे साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन तो साइटोसिन, एडेनिन तो यूरेसिल, जो कि आरएनए है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन
राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा मात्रा में और संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग राइबोसोम है। और राइबोसोम का आधे से ज़्यादा हिस्सा राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। तो इसके बगैर, और ये बनता कहाँ है? ये केंद्रिका में बनता है, न्यूक्लियोलस केंद्रक की केंद्रिका में इसका निर्माण होता है। मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा समय तक बना रहने वाला आरएनए है। कौन? राइबोसोमल आरएनए। दूसरी बात, 80% कुल मात्रा का लगभग 80% आरएनए यही होता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए ही होता है। तो आरएनए के बारे में आप लोगों ने जाना। अभी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आज के वीडियो में आपको नहीं पता चली, जो आप अभी तक नहीं जानते थे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको बहुत सारी नई बातें पता चली हैं तो कमेंट भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें। थैंक यू।